हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर, आपकी 12th क्लास एनसीईआरटी का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, द ह्यूमन रिप्रोडक्शन। सो दिस इज द लेक्चर नंबर 1 इन इंग्लिश मीडियम एंड डेफिनेटली द एग्ज़ाम फॉर विच यू आर प्रिपेयरिंग। एक बात तो क्लियर है कि एनसीईआरटी ही सबसे इम्पोर्टेंट है। तो सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट आउट ऑफ 86 to 87 क्वेश्चंस डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से आते हैं। और अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया, सो एनसीईआरटी को सिर्फ समझने से ही काम नहीं होगा, इसको साथ में याद भी करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, कुछ अंडरस्टैंडिंग वाले लॉजिक वाले क्वेश्चंस होंगे। तो आपको एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन को क्या करना है, दिमाग में सेट करना है और उसके बाद में उसको प्रॉपर मेमोराइज करना है। ठीक है, तो हमारी जो लेक्चर्स होंगे उसकी थीम ये रहेगी कि आपको जब लेक्चर आप सुन रहे होते हो उस वक्त आपको कॉपी पेन लेके बैठना है, जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़े उस जगह पे लेक्चर को पॉज करके आपको वो नोट करना है। ठीक है, तो ये पूरे लेक्चर की थीम रहेगी अपने, और इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात और कुछ नहीं है, कोई ज़्यादा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो आप जहाँ भी आपको लगे कि ये नया पॉइंट है और उसको वहाँ पे पॉज कर लेना है, वीडियो को अपने नोट्स में नोट कर लेना है। बाकी मैक्सिमम चीज़ें आपको यहाँ पर स्लाइड में लिखी हुई मिलेंगी। स्लाइड के अंदर जो भी लाइन्स लिखी हुई हैं वो सारी की सारी लाइन्स जो हैं वो आपकी एनसीईआरटी की लाइन्स हैं। तो हम वर्ड बाय वर्ड एनसीईआरटी की लाइन को क्या करते जाएंगे, समझते जाएंगे। ठीक है, और लेक्चर कोई भी टॉपिक शुरू हो रहा हो उससे पहले एक बार आप उस चैप्टर की रीडिंग जरूर लगाएं, ताकि आपको थोड़ा सा फेमिलियर फील हो कि जो भी लेक्चर चल रहा है वो एक्चुअली जो सर समझा रहे हैं वो एनसीईआरटी में कौन सी लाइन से कौन से पैराग्राफ से हम डिस्कशन कर रहे हैं। और लेक्चर जैसे ही फिनिश हो जाए उसके बाद में जो भी सेक्शन चैप्टर का हमने क्या किया है, अभी पढ़ा है लेक्चर के अंदर, उस सेक्शन को आपको क्या करना है, वापस पढ़ लेना है। ठीक है, जो चीज़ें याद करने वाली हैं उनको याद कर लेना है, मगअप कर लेना है, अपने मेमोरी टिप्स उसके अंदर डाल लेना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अपने इस चैप्टर का जो लेक्चर प्लान है वो कुछ इस तरह से रहेगा। ये 3.1 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये 12th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 है। सो जो भी आपकी इंडेक्स एनसीईआरटी में दी हुई है वही इंडेक्स हमने यहाँ पे उठाई है। सो 3.1 द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, 3.2 है द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देन गैमेटोजेनेसिस, मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसके बाद में फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एंड लास्ट में पार्चुएशन एंड लैक्टेशन। तो जो आपकी एनसीईआरटी की थीम है उसी थीम के ऊपर हम लेक्चर करेंगे। 100% वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ हम एनसीईआरटी को कवर करेंगे। अगर आप किसी भी चैप्टर में पूरे लेक्चर को आप फॉलो कर लेते हो, ठीक है, पूरे लेक्चर जितने भी लेक्चर्स उस चैप्टर में होते हैं, तो आपको ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि एनसीईआरटी जो आपका नीट का एग्जाम है कोई भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं होगा। ठीक है, हाँ, इस चैप्टर से सवाल आएगा कि नहीं आएगा इसकी गारंटी हम नहीं दे सकते। ठीक है, लेकिन जो लेक्चर हम ले रहे हैं उन लेक्चर से बाहर सवाल आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो चलिए थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ये फर्स्ट पैराग्राफ है। इंट्रोडक्शन में हम ये देख लेते हैं कि भाई ये जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है इसमें कौन कौन से इवेंट्स को हम फॉलो करेंगे, कौन कौन सी इसमें टर्म्स आएंगी। तो यहाँ पे आप देखोगे ह्यूमन आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस। तो डिफरेंट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शंस होते हैं। ठीक है, तो उसमें ह्यूमन जो है वो किस तरह से रिप्रोडक्शन करते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। तो आप जानते हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। एंड विविपेरस, विविपेरस का मतलब जो डायरेक्ट बच्चे पैदा करते हैं। ठीक है, आप जानते हो ओविपेरस भी होते हैं जो एग लेइंग एनिमल्स हैं, जो अंडे देते हैं, और कुछ होते हैं जो डायरेक्ट बच्चों को जन्म देते हैं, तो वो ह्यूमन जो है वो विविपेरस है। आपको यहाँ पर जो टर्म्स हैं उन टर्म्स को एकदम से क्या करना है, समझ के और दिमाग में सेट करना है। ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आ गई, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन है और विविपेरस है। द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन इंक्लूड्स फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। तो देखिए स्टार्टिंग कहाँ से होती है, स्टार्ट टू फिनिश यहाँ पे सारी टर्म्स दी हुई है कि क्या होगा। सबसे पहला पॉइंट, तो जब आप पैराग्राफ को पढ़ें तो वहाँ पर आप उससे नोट्स बनाएं अपने। ठीक है, और उसको नोट्स बनाने का एक तरीका होता है। तो पहले आपने एक लाइन लिख ली, फिर आप लिखोगे रिप्रोडक्टिव इवेंट्स। तो ये आपने हेडिंग डाल लिया रिप्रोडक्टिव इवेंट का, और इसके अंदर आपने ए इवेंट लगा लिया, सबसे पहला इवेंट लगा लिया कि क्या होता है, उसको आपने यहां से उठा लिया। ठीक है, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, और इसका दूसरा नाम क्या है, गैमेटोजेनेसिस। तो वो आपने यहां पे लिख लिया उसको, गैमेटोजेनेसिस। मतलब पैराग्राफ से ही आपने पॉइंट्स को उठा लिया।
then event, these are the events. So this is the first event, then this is the second event. अब गेमेटोजेनेसिस के अंदर सेक्सुअली रिप्रोडक्शन हो रहा है तो डेफिनेटली मेल एंड फीमेल होंगे। तो गेमेटोजेनेसिस मेल के अंदर तो स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया और फीमेल के अंदर जो है वो ओवम का फॉर्मेशन हो गया। तो दो जगह अलग अलग गेमेटोजेनेसिस होगा, एक को आप स्पर्मेटोजेनेसिस कहोगे, एक को आप oogenesis कहोगे, ठीक है। तो डेफिनेटली दो टाइप के गेमेट हो गए, एक स्पर्म एंड एक ओवा। इन दोनों का ही बनना हम आगे चैप्टर में सीखेंगे। चलो, पहला इवेंट तो है कि दोनों गेमेट बन गई। अब बनने के बाद में क्या होना पड़ेगा, इन दोनों का फ्यूजन होना पड़ेगा, ये दोनों आपस में मिलेंगे, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। तो डेफिनेटली दोनों को मिलने के लिए, अब ये दोनों जो गेमेट्स हैं वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में बन रहे हैं, दो सेपरेट ऑर्गेनिज्म में बन रहे हैं, और हम जानते हैं कि इनका मिक्सिंग होना जरूरी है। तो इसलिए एक गेमेट को दूसरे गेमेट के पास में ट्रांसफर किया जाता है, और वो होगा मेल से स्पर्म को फीमेल में ट्रांसफर किया जाता है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंसेमिनेशन। तो जो भी टेक्निकल वर्ड्स हैं उनको वर्ड्स को आपको समझना है, उसको फिर याद करना है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंसेमिनेशन? ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट और वेजाइना। आफ्टर ट्रांसफर क्या होगा? फ्यूजन। तो ये थर्ड स्टेप आ गया आपका, फ्यूजन। दोनों का मिलना होगा। किसका फ्यूजन हो रहा है? मेल एंड फीमेल गेमेट का फ्यूजन हो रहा है, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे तीन डेफिनेशन आपके सामने बन रही है। गेमेटोजेनेसिस का मतलब क्या है, इंसेमिनेशन का मतलब क्या है, और फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, और बाद में क्या बन जाएगा, वो जाइगोट बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, दिस इज फॉलोड बाय फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। तो देखिए, ये था आपके पास मेल गेमेट, दिस इज फीमेल गेमेट। मेल गेमेट को फीमेल गेमेट से मिलने के लिए वहाँ पे ट्रांसफ़र किया गया। ट्रांसफ़र करने के बाद में दोनों की मिक्सिंग होगी। मिक्सिंग होने के बाद में एक स्ट्रक्चर बन गई, और उस स्ट्रक्चर को आपने क्या कहा? जाइगोट। अब ये जो जाइगोट है वो आगे डेवलप होगा तो आपको एक ऐसी स्ट्रक्चर आगे दिखाई देगी, ठीक है, एक सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगी, जिसको आप कहोगे ब्लास्टोसिस्ट। तो ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे, जब फर्टिलाइजेशन हम देखेंगे तो यहाँ पे डिस्कस करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। तो ऐसी एक स्ट्रक्चर मिलेगी, ये ब्लास्टोसिस्ट है। और ब्लास्टोसिस्ट जो है, फिर वो जो यूट्रस है, ठीक है, ये सब स्ट्रक्चर हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो अभी जस्ट एक ओवरव्यू है। ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, इसका फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? फेलोपियन ट्यूब के अंदर हो रहा है, और ये फेलोपियन ट्यूब से इस तरह से चलती हुई यहाँ पर जो यूट्रस है उसके अंदर क्या हो जाती है? फिक्स हो जाती है, ठीक है। इस प्रोसेस को कहते हैं इम्प्लांटेशन। यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांट हो गया एक बार एम्ब्रियो, और उसके बाद में होता है उसका डेवलपमेंट, ठीक है। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को हम कहते हैं गेस्टेशन। ये सारी टर्म्स याद करनी है, ठीक है। और उसके बाद में जब एम्ब्रियो पूरा डेवलप हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे बेबी बन जाएगा, और वो बेबी जो है फिर वो इस जेनिटल ट्रैक्ट से होते हुए बाहर आ जाएगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं पार्चुरेशन। तो कुल मिलाकर सारे के सारे इवेंट्स आपने यहाँ पे देख लिए। वन बाय वन इनको आपको लिख लेना है और उसकी डेफिनेशन लिख लेनी है, फिर उसको याद कर लेना है। क्लियर? चलिए, दोनों अभी आप देखोगे कि मेल के अंदर गेमेट बनना और फीमेल में गेमेट बनना, दोनों में क्या है? एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? बेसिक डिफरेंस क्या है कि जो मेल है उनमें तो स्पर्म का प्रोडक्शन जो है वो लाइफ लॉन्ग होता रहता है, यानी जब तक मेल जो है वो जिंदा रहता है तब तक उनमें क्या होता रहता है? स्पर्म का प्रोडक्शन होता रहता है। लेकिन जो फीमेल्स हैं, उन फीमेल के अंदर जो ओवा है या उनके जो गेमेट्स हैं, फीमेल गेमेट्स हैं, उनका प्रोडक्शन लाइफ लॉन्ग नहीं होता है। इसके पीछे रीज़न क्या है, ये आप सोचिए। जब वक्त आएगा चैप्टर के अंदर तब हम इस चीज़ को फिर से डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। एम आई क्लियर? चलिए, अब हम चलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन से पार्ट इंक्लूडेड है वो आपको पहले देखना है, फिर वन बाय वन हम उनको वर्ड वाइज डिस्कस करेंगे। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन। यहाँ पे इस वर्ड के ऊपर आपको फोकस करना है, पेल्विस रीजन, ठीक है। देखिए, जो ह्यूमन बॉडी होती है उस ह्यूमन बॉडी के अंदर अलग अलग कंपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ह्यूमन बॉडी है, तो आप देखोगे ऊपर एक कंपार्टमेंट होता है जिसको हम थोरेसिक कैविटी कह देते हैं। उसके बाद में नीचे एक कंपार्टमेंट होता है, उसको हम एब्डोमिनल कैविटी कह देते हैं, ओके।
और नीचे की तरफ एक और रीजन होता है जिसको हम पेल्विस रीजन कहते हैं। तो जो पेल्विक गर्डल है, आप ये 11th क्लास में पढ़ चुके होंगे, जो स्केलेटन सिस्टम होता है उसको आप पढ़ चुके होंगे। तो पेक्टोरल गर्डल्स होते हैं नीचे की तरफ, हिप बोन जिसको बोलते हैं, पेल्विक गर्डल्स होते हैं। तो उसके ऊपर एक रीजन होता है, उसको हम पेल्विक रीजन कहते हैं। तो जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, वो पूरी बॉडी में उन्होंने बताया कि कहाँ पर सिचुएटेड होते हैं। तो वो जो होते हैं वो इस जगह पे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। तो ये पेल्विक रीजन है, इसको हम पेल्विक रीजन बोल सकते हैं। इस रीजन के अंदर जो ऑर्गन्स हैं वो मेल और फीमेल में सिचुएटेड होते हैं। अब ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या है, ये किन से मिलके बना हुआ है? तो इट इंक्लूड्स पेयर ऑफ टेस्टिस, यानी कि मेल में बात करें तो पेयर ऑफ टेस्टिस, यहाँ पे 1 पेयर टेस्टिस मिलेंगे, अलोंग विद एसेसरी डक्ट्स। तो ये सवाल कई बार पूछा जाता है कि एसेसरी डक्ट्स में क्या क्या आता है। तो ये अब आप आगे जाके स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब आप एसेसरी डक्ट्स को भी पहचानोगे। और उन डक्ट्स के आसपास कुछ ग्लैंड्स होती हैं, और फिर उसके बाद में एक्सटर्नल जेनिटलिया, दैट इज द पेनिस। तो ये 4 चीजें हैं मेनली, उनसे मिलकर ये पूरा का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना हुआ है। बताइए 4 क्या क्या है? तो ये आपको पॉइंट्स बेटा जी इस तरह से साइड में लिख लेने हैं कि हाँ, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर फर्स्ट टेस्टिस की स्ट्रक्चर हमें पढ़नी है, देन एसेसरी डक्ट्स पढ़नी है, उसके बाद में ग्लैंड्स पढ़नी है, और उसके बाद में एक्सटर्नल जेनिटलिया हमें पढ़ना है। क्लियर? ओके। अब हम सबसे पहले जो आपने वहां पे ABCD 4 देखे थे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे टेस्टिस की स्ट्रक्चर के ऊपर आते हैं। सो टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। तो अभी आपने देखा था, मैंने यहाँ पे बना के बताया था, ये ऊपर की तरफ एब्डोमिनल कैविटी है, ये पेल्विक कैविटी है, ठीक है, और ये नीचे वाला पोर्शन हो गया, लेग्स हो गए, इसका मैंने हेड बना दिया। तो यहाँ पर ये एब्डोमिनल कैविटी है, इसके बाहर की तरफ सिचुएटेड होते हैं, और कुछ ऑर्गन्स होंगे, कुछ डक्ट्स होंगी, वो इस पेल्विक रीजन के अंदर आएंगे, और ये जो बाहर होंगे वो विद इन ए पाउच होंगे। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं, जैसे कि ये मैंने बॉडी का बॉटम बना दिया, और इसके नीचे मैंने इस तरह से एक पाउच बना दिया, ठीक है, और इस पाउच के अंदर की तरफ यहाँ पर टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इस पाउच को हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज स्क्रोटम। तो स्क्रोटम तो आउटसाइड वाली स्ट्रक्चर होगी, पाउच हो गया, और उसके अंदर जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगी? टेस्टिस। क्लियर? द स्क्रोटम हेल्प्स। सो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस स्क्रोटम? वो ये किस चीज में हेल्प करता है? एक्चुअली में यहाँ पे बॉडी के अंदर की बात है और ये बॉडी के बाहर की बात है। टेस्टिस के अंदर अभी हमने देखा था गैमेटोजेनेसिस होता है, टेस्टिस के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, ठीक है। स्पर्म का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है, स्पर्म्स यहाँ बनते हैं, और स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए थोड़ा सा लो टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है। हर एक एंजाइम का काम करने का अपना तरीका होता है, अपना टेम्परेचर होता है, और जो स्पर्म बनते हैं तो उसको जो बॉडी टेम्परेचर होता है उस बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा सा कम टेम्परेचर चाहिए होता है। तो स्क्रोटम जो है वो बॉडी से बाहर की तरफ है, इस वजह से इनका टेम्परेचर जो है वो बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 0 नहीं है बेटा, ये डिग्री सेंटीग्रेड है यहाँ पे। सो 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्क्रोटम का अगर यूज पूछा जाए कि क्या यूज है इसका, तो आप बताओगे कि बॉडी से इसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर क्या करता है? हेल्प करता है, ठीक है। एडल्ट के अंदर, इन एडल्ट ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप। हर एक वर्ड बेटा जी याद करना है, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो इवन यहाँ पे ये जो वर्ड है ओवल इन शेप, तो कई बार पूछ सकता है जो टेस्टिस है उसकी शेप क्या है। अभी हमने जो बॉडी यहाँ पे बॉडी बनाई थी, ये स्क्रोटम बनाया था और ये टेस्टिस बनाया था, तो इस टेस्टिस की स्ट्रक्चर यहाँ पे डिटेल के अंदर बताई जा रही है, ठीक है। तो देखो ये ओवल इन शेप हो गया। लेंथ अगर देखें विद ए लेंथ ऑफ अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर, तो ये इसकी लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसकी लेंथ को अगर नॉर्मली मेजर किया जाए तो 4 to 5 सेंटीमीटर है। विड्थ अगर देखें, सो दिस इज द विड्थ एंड द विड्थ इज 2 to 3 सेंटीमीटर। देखने से ही आपको पता लग रहा है 2 to 3 सेंटीमीटर। तो ये तो होगी इसकी एनाटॉमी होगी। द टेस्टिस इज कवर्ड बाय ए डेंस कवरिंग, ईच हैज। अब डेंस कवरिंग देखिए, ये जो टेस्टिस है इसके ऊपर एक डेंस कवरिंग यहाँ पे आपको दिख रही है, और यहाँ पे आप देख सकते हो 2 कवरिंग आपको यहाँ पे दिख रही है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ट्यूनिका वेजिनलिस।
तो एनसीईआरटी ने क्या कर दिया है कि नाम तो बता दिया है कि डेंस कवरिंग होती है, ठीक है, लेकिन उसका एग्जैक्टली उसका डेंस कवरिंग तो होती है ये बता दिया, लेकिन वो उसका नाम क्या है ये नहीं लिखा है। अगर नहीं लिखा है तो हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जो बच्चे रैंक के लिए तैयारी कर रहे हैं, देखिए तैयारी दो हिसाब से होती है, या तो आपको सिर्फ सिलेक्शन लेना हो या आपको अच्छी रैंक से सिलेक्ट होना हो। तो जो बच्चा रैंक के लिए तैयारी कर रहा है उसके लिए भी पूरा स्टफ आपको यहाँ पर दिया जाएगा। तो यही तो मैं कह रहा हूँ आपको कि जो कुछ एक्स्ट्रा आपको मिलता है वहाँ पे वीडियो पॉज करें और उस चीज़ को लिखें। अब आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके ये डायग्राम बना सकते हैं, नो डाउट एनसीईआरटी में डायग्राम दिया है, लेकिन थोड़ा सा क्लियर डायग्राम है जिसमें चीज़ें आपको अच्छे से दिख रही हैं, और जो भी यहाँ पे नोमेनक्लेचर है उसको आप वहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये जो डेंस कवरिंग है, इस डेंस कवरिंग को आपको ध्यान में रखना है। साथ साथ में एनसीईआरटी में साइड में या अपने नोट्स में साइड में ये भी लिख लेना है कि इन डेंस कवरिंग का नाम क्या है। तो जो अंदर की तरफ है दैट इज ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, और बाहर की तरफ जो है वो ट्यूनिका वैजिनलिस, ये इनके नाम है। ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स ईच टेस्टिस, हर एक, अभी हमने देखा था कि 1 पेयर टेस्टिस होते हैं, तो ये एक टेस्टिस है, इसके अंदर कंपार्टमेंट्स हैं। तो देखो ये एक कंपार्टमेंट, ये दूसरा कंपार्टमेंट, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, इस तरह से ये कंपार्टमेंट्स हैं। ओके, और ये जो है वो आपका एक क्रॉस सेक्शन है, हमने इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटा हुआ है क्योंकि लेंथ के अकॉर्डिंग काटा है, तो दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। तो एक्चुअली में ये टेस्टिस इस तरह से गोल था, तो वहां पर भी कंपार्टमेंट्स थे। तो अगर एक टेस्टिस के अंदर टोटल कंपार्टमेंट्स को काउंट करें तो वो कितने होते हैं बेटा, 250 के आसपास कंपार्टमेंट्स होते हैं, और इन कंपार्टमेंट्स को हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इनको आप क्या कहते हो, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। तो देखिए यहाँ पर सेमनिफेस ट्यूब्यूल्स इसके अंदर है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जो है ये जो मैंने रेड कलर में बनाए हैं इनको हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ओके, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अब देखिए वही स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा जूम करके यहाँ पे दिखाया जा रहा है आपको। तो देखो ये बाहर की तरफ एक कवरिंग दिख रही है, ये तो हो गया स्क्रोटम, ठीक है। उसके बाद में अंदर टेस्टिस हो गया, और देखिए ये यहाँ पे कंपार्टमेंट जो है वो क्लियर दिख रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये एक कंपार्टमेंट है, ये दूसरा कंपार्टमेंट है, ये तीसरा कंपार्टमेंट है, जिसको हम क्या कहते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। और इन कंपार्टमेंट्स के अंदर देखो आपको एकदम कोयल ऐसे घुमावदार ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर्स दिख रही हैं, क्लियर। इनको कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इन ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। तो देखो पूरी स्ट्रक्चर के अंदर जो स्पर्मेटोजेनेसिस है उसकी जगह कहां पर है, टेस्टिस, बाहर टेस्टिकुलर सैक, उसके अंदर टेस्टिस के अंदर कंपार्टमेंट्स के अंदर कोइल्ड ट्यूब होती हैं। टोटल कंपार्टमेंट एक टेस्टिस के अंदर 250, और हर एक कंपार्टमेंट के अंदर 1 to 3 कोइल ट्यूब्यूल आपको मिल सकती हैं, 1 to 3। तो इस तरह से अगर देखें तो 250 अगर मान लेते हैं कंपार्टमेंट है, और मैक्सिमम ऑफ 3 मान लेते हैं, तो 250 × 3, तो लगभग 750 के आसपास क्या होगी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होगी। तो ये रेंज होती है, किसी में भी फिक्स नहीं होती, इसलिए हम इसको रेंज को पढ़ते हैं। अब देखिए यहां से जो एक ट्यूब है, इस ट्यूब को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो मान लीजिए एक ट्यूब थी, ऐसे कोइल ट्यूब थी, मैंने उसको बाहर निकाल लिया। अब इस ट्यूब के अंदर क्या चल रहा है, तो वो तो हमें जब इसको कट करेंगे इस तरह से तभी पता लगेगा। तो मैंने इसको कट किया, कट करने के बाद में आपको ऐसे दिखाया, जैसे इसको थोड़ा सा ये थोड़ा सा बड़ा है, इसको हम ट्यूब मान लेते हैं, इसको मैंने बाहर निकाला। अब इसके अंदर क्या है, तो इसको आपको ओपन करना पड़ेगा, तो इसको मैंने ऐसे कट किया। कट करने के बाद में देखो ये जो ट्यूब थी, ये एक सिंगल ट्यूब, ये एक आपको एक ट्यूब दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। और इस ट्यूब के अंदर यहाँ पे बहुत सारी सेल्स हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं जिनसे स्पर्म बनेंगे, और कुछ सेल्स जो हैं बीच में थोड़ी सी मॉडिफाई हो जाती हैं, जो उन बनते हुए स्पर्म को क्या करती हैं, न्यूट्रिशन देती हैं, तो उनको हम सर्टोली सेल्स कहते हैं। इसकी स्ट्रक्चर हम अभी आप देखेंगे थोड़ी देर में। ईच लोब्यूल कंटेन 1 to 3 हाईली कोइल्ड। हर एक वर्ड का मतलब है हाईली कोइल्ड होने से क्या होगा, बताओ, कम जगह में ज्यादा सरफेस एरिया कवर हो सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए इतनी सी जगह है, एक ट्यूब को मैं ऐसे रख दूं तो इसका सरफेस एरिया कितना आया, इतना सा आया। लेकिन यही चीज अगर मैं इस तरह से कोइल करके रख दूं तो कम जगह में ज्यादा चीज क्या हो सकती है, स्टोर हो सकती है।
तो हाईली कोइल्ड होती हैं और सेमिनिफेस ट्यूब्यूल्स उनको कह देते हैं इन विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। ईच सेमिनिफेस ट्यूब्यूल इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड बाय टू टाइप्स। अभी हमने देखा था कि वहां पे दो टाइप की सेल मिलती हैं। एक सेल तो वो होती है, तो देखो मैं यहाँ पे एक ट्यूब का एक फोटो बना देता हूँ। ये एक वन ऑफ द ट्यूब है ना, सेमिनिफेस ट्यूब्यूल्स बोल देते हैं। इसके अंदर इस तरह से कुछ सेल्स होती हैं, ठीक है, और कुछ सेल्स जो होती हैं थोड़ी सी मॉडिफाइड होती हैं। तो जो मॉडिफाइड सेल्स हैं इनको तो हम क्या बोलते हैं, सर्टोली सेल। तो देखिए ये सर्टोली सेल तो ये वाली सेल होगी, और दो जो सेल्स मेल जर्म सेल्स यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्मेटोगोनिया बनाती हैं, उन मेल जर्म सेल्स को आप ये दिखा सकते हो, ठीक है। तो इन सेल से तो आगे चलकर स्पर्म बनेंगे, और ये जो स्पर्म है वो स्पर्म इन सर्टोली सेल्स के पास जाकर वहाँ पे ऐसे एंकरिंग हो जाएंगे और इनको यहाँ से न्यूट्रिशन मिलेगा। तो जो सर्टोली सेल्स होती हैं वो इन स्पर्म्स को क्या प्रोवाइड करती हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं, इसलिए हम इनको नर्स सेल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको सेमिनिफेस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या होता है ये पता लग गया। दिस इज वन ऑफ द ट्यूब्यूल जिसके अंदर दो टाइप की सेल दिख रही हैं, एक सेल जिसको आप मेल जर्म सेल कह सकते हैं, दूसरी सेल जिसको आप सर्टोली सेल कह सकते हैं। ओके, द मेल जर्म सेल। अब आपसे पूछा जाए कि मेल जर्म सेल का काम क्या है, तो आपको पता लग गया कि मेल जर्म सेल जो है वही आगे चलकर किसका फॉर्मेशन करती है, स्पर्म का फॉर्मेशन करेगी, ठीक है। और इस प्रोसेस को आप क्या कहोगे, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस। सो द प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस एंड द प्रोडक्ट इज नोन एज स्पर्म एंड द रॉ मटेरियल, और यू कैन से प्रोजेनेटर सेल, या फिर जिनसे ये बनता है उसको आप कह सकते हो मेल जर्म सेल। अब ये जो मेल जर्म सेल है वो स्पर्म किस तरीके से बनाएगी, क्या प्रोसेस है, स्पर्मेटोजेनेसिस। इस स्पर्मेटोजेनेसिस में होता क्या है, इस स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर होता है मियोटिक डिवीजन, ठीक है। अब यहां पे तो देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि ऑन मियोटिक डिवीजन, इसका मतलब ये नहीं है। कई बार एनसीईआरटी क्या करती है, कुछ वर्ड लिखती है, उस वर्ड का मतलब सही होता है लेकिन उसके अलावा भी कुछ हो सकता है जो पीछे बैकग्राउंड में चल रहा होता है। तो उस चीज़ का पता आपको क्या लगता है, लेक्चर से या फिर इस तरह की क्लासेस से आपको पता लगता है। तो बेटा जी जो मेल जर्म सेल हैं वो दो टाइप का डिवीजन, दोनों टाइप का डिवीजन करती हैं। वो माइटोसिस भी करती हैं, वो मियोसिस भी करती हैं, ठीक है। माइटोसिस करेगी तो क्या होगा, मेल जर्म सेल से एज इट इज उसकी जेरोक्स बन जाएगी, और मियोसिस जब करेंगी तो फिर जो डिप्लॉइड सेल होती है उससे हैप्लॉइड स्पर्म बन जाएंगे। यही रीजन है, अभी जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी ना कि मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस लगातार चलता रहता है, तो यही रीजन है कि वहाँ पे माइटोसिस लगातार चलता रहता है। इसलिए ये जो मेल जर्म सेल्स हैं वो लाइफ में कभी भी फिनिश नहीं होती हैं, इसलिए स्पर्मेटोजेनेसिस कंटिन्यूस चलता रहता है। इसको हम और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे जब स्पर्मेटोजेनेसिस हम पढ़ेंगे। सर्टोली सेल का देखिए काम यहाँ पे लिख दिया है, सर्टोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो जर्म सेल है, इस जर्म सेल को आप स्पर्म यहाँ पे आपको समझना है, ठीक है। तो मेल जर्म सेल जिनसे स्पर्म बनता है, और ये जो स्पर्म है उसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, सर्टोली सेल से मिलता है। द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस कंटेन स्मॉल ब्लड वेसल्स एंड इंटरस्टिशियल सेल्स और लेडिंग सेल्स। अब यहां पर आपको एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो सेमिनिफेस ट्यूब्यूल्स थी, उन ट्यूब्यूल्स के बाहर की क्या स्ट्रक्चर है, बाहर क्या होता है एक्चुअली में, ये आपको देखना है। तो देखिए यहाँ पे जो डायग्राम है इसमें अगर आप ध्यान से देखो, थोड़ा सा मैं इसको जूम करूँ, थोड़ा ध्यान से देखो तो देखिए बेटा ये दिस इज द कंपार्टमेंट, राइट। और इस कंपार्टमेंट के अंदर ये कोइल्ड ट्यूब है, और यहाँ पर देखिए रेड और ब्लू कलर की आपको पाइप दिख रही है। सो दिस रेड वन इज द आर्टरी, ठीक है, और ये जो ब्लू वन इज द वेन। तो यहाँ पे ब्लड सप्लाई है, यानी इन ट्यूब्यूल्स के अंदर ब्लड सप्लाई नहीं है, इन ट्यूब्यूल्स के बाहर ब्लड सप्लाई है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये रेड और ब्लू यहाँ से आ रही हैं और इसके बीच में कहीं 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 आपको दिख रही हैं। तो ये जो अगर आपको दिख रही है इसका मतलब ये ट्यूब्यूल्स के बाहर है, ना कि अंदर है। अंदर ब्लड नहीं जाता, उसका भी एक रीजन है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो इन ट्यूब्स के बाहर जो भी खाली जगह है, लोब्यूल के अंदर, अब लोब्यूल ये मान लीजिए दिस इज लोब्यूल, और इस लोब्यूल के अंदर ये ट्यूब है। तो इस ट्यूब के अलावा भी तो ऊपर देखिए ये रीजन बच गया, ये रीजन बच गया। दिस रीजन इज नोन एज इंटरस्टिशियल स्पेस, और इस इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर होती है इंटरस्टिशियल सेल्स, ठीक है।
उनका अलग काम है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। चलो इस डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं, यहाँ से आपको थोड़ा सा समझ में आएगा और अच्छा क्लियर समझ में आएगा। सो दिस इज द टेस्टिस, उसमें ये कंपार्टमेंट्स हैं, उन कंपार्टमेंट के अंदर हाईली कोइल्ड, यहाँ पर इसको जूम कर लेते हैं, ये देखिए। सो दिस इज द टेस्टिस, इस टेस्टिस में डिफरेंट लोब्यूल्स हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, उनके अंदर हाईली कोइल्ड, बहुत ही कोइल्ड आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रही होंगी, और उनमें से एक ट्यूब को पकड़ के ऐसे हमने बाहर खींच लिया, और खींचने के बाद में हमने उसको क्रॉस सेक्शन उसका कट किया, इस तरह से कट किया, तो आपको यहाँ पर ये एक सेमिनिफेस ट्यूब्यूल दिख रही है, ठीक है। इस सेमिनिफेस ट्यूब्यूल के अंदर हमने देखा था 2 टाइप की सेल होती हैं, ठीक है। तो कुछ सेल्स तो देखिए, ये जो ब्लू कलर की सेल्स हैं आपको बार बार दिख रही हैं, इन सेल से तो आगे स्पर्म का प्रोडक्शन होगा, तो आप इनको मेल जर्म सेल या फिर स्पर्मेटोगोनिया कह सकते हो। फिर यहाँ पर आपको कुछ और देखिए डिफरेंट टाइप की बड़ी बड़ी सेल्स दिख रही हैं, ये सर्टोली सेल्स हैं। इन सर्टोली सेल्स के पास में ये जो स्पर्म्स हैं, ये इससे देखिए जिनके पूंछ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ब्लू कलर का है और इसकी एक पूंछ है, तो ये क्या है, ये स्पर्म बन गया अंदर की तरफ, और ये जो स्पर्म है वो इन सर्टोली सेल्स से क्या ले रहा है, न्यूट्रिशन ले रहा है। क्लियर? सो दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ वन सेमिनिफेस ट्यूब्यूल्स। अब इस सेमिनिफेस ट्यूब्यूल के बाहर, यहां पर इस जगह को, खाली जगह जो है बाहर की तरफ, इसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, ओके। और इस इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर यहां पर बाहर की तरफ कुछ सेल्स मिलती हैं जिनको आप कहते हो लेडिंग सेल्स, ठीक है। अब इन लेडिंग सेल्स का भी काम है, ये लेडिंग सेल्स जो है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का फॉर्मेशन करती हैं। क्लियर? कब करेंगी? एक चीज अभी नोट करने वाली है, ये चीज इसको पोज करके नोट करना है। हमारी बॉडी के अंदर जो भी सेल्स हैं वो किसी ना किसी दूसरी चीज का कहना मानती हैं, ठीक है। क्लियर? और बाहर से कोई चीज आती है, मान लीजिए ये कोई सेल है और बाहर से कोई चीज आती है और इसको टिक टिक करती है, इसको कोई इंफॉर्मेशन देती है कि इस सेल का भी कोई ना कोई पर्टिकुलर फंक्शन होगा। जैसे कि मान लीजिए ये सेल है, इसको टेस्टोस्टेरोन बनाना है, लेकिन ये ऐसी नहीं बनाएगी, इसको कोई ना कोई आगे कहेगा कि तुम इसको टेस्टोस्टेरोन तुम बनाओ, ठीक है। तो बाहर से कोई चीज़ आती है, वो बाहर से आ रही है, इसका मतलब वो जो चीज़ है वो कहीं और बनी है, उसको हम कहते हैं हार्मोन। ये आप एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ोगे। तो यहाँ पे एक्चुअली में लेडिंग सेल्स जो है वो एक हार्मोन के अंडर में काम करती हैं, है ना। और आप देखोगे कि वहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है, पिट्यूटरी, ठीक है। और पिट्यूटरी में कौन सी पिट्यूटरी? एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी LH और FSH सिक्रेट करती है। तो ये जो LH है वो इन लेडिंग सेल्स पे काम करता है, LH इन पे काम करता है, और LH इन सेल से टेस्टोस्टेरोन बनवाता है। क्लियर? तो ये तो काम हो गया किसका? लेडिंग सेल्स का काम हो गया। यहां पे आपने देखा इसको हम फुल स्क्रीन कर लेते हैं। स्टार्टिंग में आगे चलते हैं। ओके, हम यहाँ पर थे, तो देखिए इस इतने से एरिया को यहाँ पे जूम करके दिखाया गया है। ये सेमिनिफेस ट्यूब्यूल की वॉल है, यहाँ पे ये डिफरेंट सेल्स हैं और इन सेल से यहाँ पे स्पर्म्स बन रहे हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। अब ये स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है जो हम आगे की क्लास में इसी डायग्राम को हम और एलाबोरेट करेंगे। ओके, अब हम आते हैं टेस्टिस की स्ट्रक्चर के बाद में, हम आते हैं एसेसरी डक्ट्स। तो देखिए इन ट्यूब्स के अंदर स्पर्म बन गया, ये तो आपको पता लग गया। अब ये जो स्पर्म बनेगा वो मेल बॉडी से बाहर जाएगा, ठीक है। मेल बॉडी से बाहर जाएगा तो यहाँ पे डिफरेंट ट्यूब्स का एक नेटवर्क होता है, ओके। और उस नेटवर्क से होते हुए स्पर्म बाहर निकलता है। तो जो स्पर्म के ट्रांसपोर्टेशन में जो स्ट्रक्चर्स हेल्प करती हैं उनको हम एसेसरी डक्ट्स बोलते हैं। तो अब आपको यहाँ पे याद करना है कि एसेसरी डक्ट्स में कौन कौन आता है। इसमें रेटेटेस्टिस आता है, वास एफरेंस आता है, एपिडिडाइमिस आता है और वास डेफरेंस आता है। ये सब की सब क्या होगी? एसेसरी डक्ट्स होगी। अब ये कहाँ पर होती हैं, ये अभी इस डायग्राम को हम बड़ा करके देखेंगे, हम इसको इनलार्ज करके देखेंगे और वहाँ पे आपको ये चीज़ें समझाएंगे। द सेमिनिफेस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू वास एफरेंस। अच्छा, इस पैराग्राफ को हम पहले इसकी स्ट्रक्चर देखकर फिर बाद में पढ़ते हैं तो आपको अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर ये फिर से एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये है बेटा जी स्मॉल कंपार्टमेंट्स, जिसको क्या कहा था? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहा था, ठीक है।
और टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर ये देखिए एक कंपार्टमेंट के अंदर 1 2 3 हाईली कोइल्ड ट्यूब्स हैं। इन ट्यूब्स के अंदर क्या हो रहा है, स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे रेड एंड ब्लू ट्यूब्स हैं, ये ब्लड वेसल्स का नेटवर्क है। यहाँ पे आर्टरीज से ब्लड आ रहा है, वेन से ब्लड जा रहा है, यहाँ पे ब्लड की एक रिच सप्लाई है। इन ट्यूब के अंदर स्पर्म बन रहे हैं। अब देखिए ये जो स्पर्म्स बन रहे हैं वो सारी की सारी ट्यूब हैं, सब की सब ट्यूब एक यहाँ पर जो देखो आपको हल्का पिंक कलर का एक नेटवर्क दिख रहा है, एक नेटवर्क दिख रहा है, ठीक है। इसको हम कहते हैं रेटे टेस्टिस। रेटे वर्ड इज समथिंग लाइक नेटवर्क, एक जाल सा है यहाँ पर, ठीक है। तो सारी की सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स रेटे टेस्टिस में ओपन हो जाती हैं। रेटे टेस्टिस जो है वहाँ से आपको देखो 7 से 8 ट्यूब निकलती हुई दिखाई देंगी यहाँ पे, ये देखिए यहाँ तो लगभग 750 ट्यूब्स हैं। अब ये एक्सप्लेन किया था हमने कि 750 to 900 ट्यूब्स यहाँ पे हो सकती हैं। वो सब की सब तो खुल रही हैं रेटे टेस्टिस के अंदर, और रेटे टेस्टिस से बाहर निकलने वाली ट्यूब्स कितनी हैं, 7 या 8 ट्यूब्स हैं, ठीक है। तो इनको हम कहते हैं वास एफरेंस या वास एफरेंशिया। ओके, ये जो वास एफरेंशिया है ये बाद में, ये देखिए ये वास एफरेंशिया है, ये सब की सब एक और हाईली कोइल्ड ट्यूब इसके अंदर ओपन हो रही है। दिस हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज एपिडिडाइमिस। ओके, ये देखिए दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज नोन एज एपिडिडाइमिस। और एपिडिडाइमिस जो है वो एक सिंगल ट्यूब के अंदर जा रहा है ऊपर की तरफ, और यहाँ पे हम जानते हैं कि ये बॉडी कैविटी है, इसमें इंटर कर जाएगा। दिस इज नोन एज वास डिफरेंस। तो बेटा जी वो जो 4 नाम आपको वहाँ पे लिखे हुए मिले थे, वो चारों के स्ट्रक्चर यहाँ पे आप देख सकते हो। तो आप अभी देखो डायग्राम अच्छे से दिख रहा है सारे, मेरे हिसाब से जो नंबरिंग है, जो नोमेनक्लेचर, वो भी अच्छे से दिख रहा है। तो आप इसको पोज करके इस डायग्राम को आप बना लें, यहाँ से आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और जो एनसीईआरटी में दी है उनको तो आपको 100% फोकस करना ही है। उसके अलावा भी आपको कुछ नाम यहाँ पे मिल सकते हैं, रैंक के लिए तैयारी जो कर रहे हैं बच्चे वो नाम भी याद कर लें। तो 4 चीज़ें देख लीजिए यहाँ पर, दीज आर द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये तो क्या हो गया, प्राइमरी कंपार्टमेंट हो गया जहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। एसेसरी जो इसकी हेल्प करती हैं, तो एसेसरी में आ गया रेटे टेस्टिस, सेकंड वास एफरेंस, एपिडिडाइमिस, देन वास डिफरेंस। तो ये चारों ट्यूब आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। क्लियर? अब ये जो वास डिफरेंस है, ये वास डिफरेंस आगे जाकर, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम देखते हैं, ये बॉडी से नीचे की तरफ ये सैक बना दिया, ये टेस्टिस बना दिया। टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, वो रेटे टेस्टिस में खुलती हैं। रेटे टेस्टिस से बाहर वास एफरेंशिया, दिस इज हाईली कोल्ड एपिडिडाइमिस, दिस इज वास डिफरेंस। तो देखिए वास डिफरेंस जो है वो बॉडी के अंदर इंटर कर गया। ओके, और बॉडी के अंदर इंटर कर दिया, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है तो मैं इसको ट्यूब जैसा ही बना देता हूँ। ये बॉडी में इंटर करता है और यहाँ पर एक ग्लैंड होती है, हमने देखा था वहाँ पे ग्लैंड्स भी होती हैं कुछ, तो एक ग्लैंड यहाँ पर है, और आगे की तरफ इसको हम पेनिस, आगे ये इंटरनल पार्ट है, ये आगे कंटिन्यू करेगा पेनिस के अंदर। तो देखिए वास डिफरेंस, सो दिस इज वास डिफरेंस। ये वास डिफरेंस जो है वो एक यहाँ पे एक वेसाइकल एक स्ट्रक्चर है जिसको आप सेमिनल वेसाइकल कह देते हैं, ठीक है। अब ये जो सेमिनल वेसाइकल है, क्योंकि टेस्टिस 2 हैं, जो स्ट्रक्चर हमने इस तरफ बनाई है सेम स्ट्रक्चर इस तरफ भी होगी, तो यहाँ पर भी एक सेमिनल वेसाइकल देखने को मिलेगा। ये सेकेंड वास डिफरेंस होगी। तो एक पेयर सेमिनल वेसाइकल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। सेमिनल वेसाइकल्स आप देख रहे हो कि सेमिनल वेसाइकल्स यहाँ पे ओपन हो रहे हैं, और वास डिफरेंस भी यहाँ पे ओपन हो रही है, और एक ये फुली भी स्ट्रक्चर है एक, है ना, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज एम्पुला। इसको हम एम्पुला बोल देते हैं। ओके, और एम्पुला जो है वो बाद में कंटिन्यू रहता है। तो देखिए इस डक्ट के अंदर जो वास डिफरेंस का मटेरियल है वो भी अवेलेबल होगा, और जो सेमिनल वेसाइकल का मटेरियल है वो भी अवेलेबल होगा। इसको हम बोल देंगे इजैकुलेटरी डक्ट। क्या बोल देंगे इसको? इजैकुलेटरी डक्ट। तो देखिए यहाँ पर इस पैराग्राफ को समझने के लिए आपको ये डायग्राम बनाया मैंने। इट रिसीव्स ए डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसाइकल एंड ओपन इनटू यूरेथ्रा एज द इजैकुलेटरी डक्ट। तो वास डिफरेंस जो है वो सेमिनल वेसाइकल से एक डक्ट रिसीव करता है, और बाद में ये बन जाता है इजैकुलेटरी डक्ट, जो बाद में खुल जाता है किसके अंदर? इनटू यूरेथ्रा।
तो ये पेनिस है, पेनिस के अंदर जो स्ट्रक्चर होती है, जो ट्यूब होती है, वो यूरिथ्रा होती है, यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर होता है। तो इसको अगर और अच्छे से क्लियर करके मैं बनाऊं, सो दिस इज यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर जो है वो यूरिथ्रा से होते हुए, दिस इज एक्सटर्नल जेनिटलिया पेनिस, ओके। और यहाँ पे हम एक टेस्टिस और ये दूसरा टेस्टिस बना देते हैं, दिस इज टेस्टिकुलर सैक, ये उसके अंदर टेस्टिस, यहाँ से वास एफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस, दिस इज वास डेफरेंस। वास डेफरेंस जो है ये सेमिनल वेसाइकल और दोनों मिल जाते हैं और ये यूरिथ्रा में ओपन हो जाता है, ठीक है। तो इस जगह को, इस ट्यूब को हम कहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। तो यहाँ पर एक सेमिनल वेसाइकल हो गया, तो सेमिनल वेसाइकल पेयर में हो गए, टेस्टिस पेयर में हो गए, इजैकुलेटरी डक्ट भी क्या होगी, पेयर में होगी, यूरिथ्रा सिंगल हो गई, ओके। ये बॉडी से बाहर खुल जाता है, इसको हम कहते हैं यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट, क्योंकि इसी ट्रैक्ट से तो यूरिन जो यहाँ पे बन रहा है वो यूरिन पास करेगा, और इसी ट्रैक्ट से जो स्पर्म बन रहे हैं वो स्पर्म बाहर की तरफ जाएंगे, क्लियर। इजेक्टेड डक्ट जो है वो यूरिथ्रा में खुलती है। दीज डक्ट स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म्स फ्रॉम द टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रू यूरिथ्रा। देखिए बने यहाँ पर, और बनने के बाद में वो बाहर की तरफ चले गए थ्रू यूरिथ्रा, क्लियर। द यूरिथ्रा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। तो ये यूरिथ्रा है पूरी पूरी, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ बेटा, यहाँ से, दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर के अंदर इजेक्टरी डक्ट भी मिल गई है। यहाँ पर एक और ग्लैंड होती है सिंगल, एक सिंगल ग्लैंड होती है जिसको हम प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं। तो ये याद रखने वाली बात है कि जो प्रोस्टेट है वो कैसी है, वो पेयर में नहीं होती, वो सिंगल होती है। और सेमिनल वेसाइकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, पेयर के अंदर होते हैं। तो अगर आपको याद हो स्टार्टिंग के अंदर आपने पढ़ा था कि कुछ ग्लैंड्स भी होती हैं, टेस्टिस तो हो गया, उसकी असेसरी डक्ट्स हो गई, और कुछ ग्लैंड्स भी होती हैं। तो वो ग्लैंड्स यहाँ पर आप देख रहे हो, कुछ पेयर के अंदर है, कुछ सिंगल है। आगे चलकर आपको पता लगेगा यहाँ पर वन पेयर ग्लैंड और भी होती हैं, ठीक है, जिनको बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड हम कहते हैं। बल्ब यानी कि एक बल्ब या फिर एक राउंड छोटी सी ग्लैंड है जो यूरिथ्रा के पास में है, इसलिए इसको हम बोलते हैं बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, ओके। और एक्सटर्नल ओपनिंग, देखिए यूरिथ्रा जो है वो किसके अंदर है, पेनिस के अंदर है, और ये यूरिथ्रा जो है वो पेनिस के जो एंड है वहां पे एक ओपनिंग होती है, उस ओपनिंग से ये बाहर खुल जाता है, एंड दैट ओपनिंग इज नोन एज यूरिथ्रल मीटस। तो इस ओपनिंग का नाम क्या है, यूरिथ्रल मीटस। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये जो है वो पेनिस का ट्रांसफर सेक्शन है, ठीक है। इस पेनिस को ट्रांसफर सेक्शन, उसको पेनिस को इस तरह से कट किया गया। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर वैसे एनसीईआरटी में है नहीं आपके, लेकिन फिर भी आप इसको याद कर सकते हैं। तो जो पेनिस होता है उसके अंदर ब्लड की रिच सप्लाई होती है, और उसके अंदर इस तरह से 3 यहाँ पे कोड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। तो जो 2 ऊपर वाली कोड हैं इनको तो हम बोल देते हैं कार्पस कैवर्नोसा, ठीक है, कार्पस कैवर्नोसा। और एक नीचे स्ट्रक्चर आपको दिख रही है कार्पस कैवर्नोसा, तो ये वाले हो गए। ये नीचे स्ट्रक्चर दिख रही है जिसको हम बोलते हैं कार्पस स्पॉन्जियसम। अभी हमने बताया था कि जो पेनिस होता है उसके अंदर से यूरिथ्रा आती है, ठीक है, और वो बाहर की तरफ खुलती है। तो ये जो यूरिथ्रा है वो यहाँ पर प्रेजेंट है, ये देखिए यूरिथ्रा, ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रही है। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है। तो ब्लड की यहाँ पे रिच सप्लाई होती है जिसकी वजह से पेनिस के अंदर इरेक्शन होता है, और वो इरेक्ट पेनिस जो है वो हेल्पफुल होता है किसमें, वेजाइना के अंदर स्पर्म को ट्रांसफर करने में। ये बाद में इसकी ऊपर वाली स्किन से डोर्सल वेन है, डोर्सल आर्टरी है, नर्व्स हैं, डीप आर्टरीज हैं। अभी कहा था कि रिच सप्लाई होती है ब्लड की, तो डिफरेंट आर्टरीज यहाँ पे प्रेजेंट है। और ये बाहर की तरफ जो लेयर्स हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है। और जो पेनिस होता है उस पेनिस के लास्ट में एक स्किन का फोल्ड होता है, दैट इज नोन एज प्रीप्यूस। तो उस स्किन के फोल्ड को यहाँ पे पढ़ लेते हैं, फोरस्किन जिसको बोलते हैं। तो द पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया। It is made up of special tissues that help in the erection of the penis to the facilitated insemination. Insemination हमने स्टार्टिंग में टर्म पढ़ी थी, जो मेल गेमिट्स होते हैं उन मेल गेमिट्स को फीमेल बॉडी के अंदर ट्रांसफर करना, दैट प्रोसेस इज नोन एज इंसेमिनेशन। और उसमें हेल्पफुल कौन है, ये टिश्यूज हेल्पफुल है, एज वेल एज यहाँ पे जो ब्लड सप्लाई है वो हेल्पफुल है। द इनलार्ज एंड ऑफ पेनिस कॉल्ड द ग्लांस पेनिस।
तो अभी हमने पीछे पेनिस की स्ट्रक्चर देखी थी, तो लास्ट एंड जो है वो थोड़ा सा इनलार्ज होता है, दैट इज नोन एज ग्लांस पेनिस। और ग्लांस पेनिस के ऊपर की तरफ एक स्किन की कवरिंग होती है, एंड दैट फोल्ड, लूज फोल्ड ऑफ स्किन इज नोन एज फोर स्किन। ओके, मेल एसेसरी ग्लैंड्स, तो जो अभी आपने ग्लैंड्स पढ़ी थी, उन ग्लैंड्स का भी यहाँ पे आपको फंक्शन देखना है। उसमें क्या होता है, पेयर्ड सेमिनल वेसाइकल। अभी हमने देख लिया था कि सेमिनल वेसाइकल क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं, यानी दो होते हैं, ठीक है। एंड ए प्रोस्टेट, प्रोस्टेट जो है वो सिंगल है, सेमिनल वेसाइकल जो है वो क्या है, दो है। और पेयर्ड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स, तो ये तीन आपको ग्लैंड्स याद करनी है, तीन टाइप याद करने हैं। तीन टाइप में टोटल अगर संख्या देखें, काउंट करें, 2 सेमिनल वेसाइकल्स, 1 प्रोस्टेट एंड 2 बल्बोयूरेथ्रल, टोटल ग्लैंड्स 5। ओके, सिक्रेशन ऑफ दीज ग्लैंड्स कॉन्स्टिट्यूएंट द सेमिनल प्लाज्मा। अब ये जो ग्लैंड्स, इनका काम क्या है, जैसे सेमिनिफेस ट्यूब्यूल्स थी, उनका काम तो आपने देख लिया कि टेस्टिस से जो स्पर्म बन रहे हैं उनको बॉडी से बाहर निकालना, ठीक है। तो एक चीज़ आप यहाँ पे नोट करो कि जो बेटा ब्लड होता है, उस ब्लड के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं। एक तो होती है उसका फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है, और उस फॉर्म्ड एलिमेंट्स के अंदर क्या क्या होते हैं, आरबीसीज होती हैं, डब्ल्यूबीसीज होती हैं, और एक उसका लिक्विड पार्ट होता है, दैट इज नोन एज प्लाज्मा। ओके, इन दोनों से मिलके ब्लड बनता है। वैसे ही सीमेन, तो जो मेल बॉडी से जो भी फ्लूइड बाहर निकलता है, दैट फ्लूइड इज नोन एज सीमन। और इस सीमन के जो है वो क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म। तो बॉडी से जो बाहर निकलेगा उस फ्लूइड को बोलते हैं सीमेन। सीमेन में दो पार्ट है, स्पर्म्स एंड सेमिनल प्लाज्मा। सेमिनल प्लाज्मा इज द लिक्विड, तो स्पर्म का फॉर्मेशन तो कहाँ हो रहा है, सेमिनिफेस ट्यूब्यूल्स में हो रहा है। और उसके अंदर ये जो एसेसरी ग्लैंड्स हैं वो अपना अपना कुछ सिक्रेशन डाल देती हैं, जिसकी वजह से जो स्पर्म्स हैं उनको लाइव रहने में, उनको मोटाइल, आगे जाके मोटिलिटी अचीव करने में हेल्प मिलती है। और दोनों को मिक्सअप को हम बोल देते हैं सीमेन। सिक्रेशन ऑफ दीज ग्लैंड्स कॉन्स्टिट्यूट द सेमिनल प्लाज्मा विच इज रिच इन। अब ये आपको याद रखना है कि सेमिनल प्लाज्मा के अंदर कौन सी चीज़ जो होती है वो ज़्यादा होती है। तो इसमें फ्रुक्टोज शुगर ज़्यादा होती है, कैल्शियम आयंस इसमें होते हैं, क्योंकि बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, उनको एक्टिव करने के लिए कैल्शियम एज कोफैक्टर काम करता है। सर्टेन एंजाइम्स भी यहाँ पे होते हैं। ये एंजाइम्स क्या करेंगे, पहले तो जो स्पर्म्स है उसकी मोटिलिटी को डिक्रीज करेंगे, और बाद में जाके वहाँ पे फीमेल जेनेटल ट्रैक्ट के अंदर वो एंजाइम इनएक्टिव हो जाएंगे, जिसकी वजह से स्पर्म जो है वो मोटाइल हो जाएगा। द सिक्रेशन ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड ऑल्सो हेल्प्स इन द लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस। तो अभी देखा था कि जो ये ट्रैक है, इस ट्रैक में बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड यहाँ से होती हैं और स्पर्म जो है वो यहाँ से आते हैं। तो ये जो इसका सिक्रेशन जो है वो क्या करता है, पेनिस की इनर साइड को यहाँ पे लुब्रिकेशन देता है, ताकि जो स्पर्म्स हैं वो स्पर्म जब यहाँ से मूव करें, ठीक है, तो फ्रिक्शन की वजह से उन स्पर्म्स का जो है वो स्ट्रक्चर या फिर उनकी जो कह सकते हो कि वो डेड नहीं हो जाए, ठीक है, वहाँ से फ्रिक्शन की वजह से वो टकरा कर डेड नहीं हो जाए, क्योंकि इनका जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से हमने पूरे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड डिस्कस किया है। एक एक चीज़ को हमने यहाँ पे पढ़ा है, थोड़ा सा हमने इसको एलाबरेट करते हुए भी पढ़ा है, कुछ आपको स्पेशल हमने डायग्राम्स भी दिखाए। तो मैं चाहता हूँ कि पहले इस लेक्चर को सुनने से पहले, खैर अभी अगर आप मेरी बात अभी सुन रहे हैं तो लेक्चर आप सुन चुके होंगे, लेकिन आगे जो लेक्चर आएंगे उनमें आपको ध्यान रखना है कि कोई भी लेक्चर आप सुने उससे पहले थ्योरी को पढ़ लें, ठीक है, अच्छे से पढ़ लें। और उस जब पढ़ते हो उसको ये देखें कि कौन सी चीज़ें जो मुझे समझ में नहीं आई, कुछ तो डेफिनेटली होगा कि ये वर्ड समझ में नहीं आया, इसका मीनिंग क्या है, उनको आप साइड में कहीं लिख के रखें। फिर जब हम लेक्चर सुने तो उन वर्ड्स के ऊपर डेफिनेटली डिस्कशन होगा हमारा, अगर वो एनसीईआरटी में लिखे हैं तो डेफिनेटली हम उसको डिस्कस करेंगे। तो जो वर्ड आपको पहले समझ में नहीं आए थे और जब उनकी बातचीत लेक्चर में चल रही हो तो आप एक्स्ट्रा कोशिश हो जाएं, आपको वहाँ पे एक्स्ट्रा थोड़ा सा ध्यान देना है कि हाँ ये वर्ड मुझे समझ में नहीं आया था, और फिर जब वो समझ में आ जाए तो उसको वहाँ पे अपनी कॉपी के अंदर क्रॉस कर दें, कट कर दें। इस तरह से आप क्रॉस लगाते जाएं, और जब आपके सारी क्यूरीज जो हैं वो शांत हो जाएं, वो सारी की सारी सॉल्व हो जाएं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अब आपका जो लेक्चर था या फिर जब आपकी जो क्यूरीज थी वो सारी फिनिश हो चुकी हैं, और इस लेक्चर का आपको फ़ायदा मिला है। एक्चुअली मामला क्या, कंक्लूडिव, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव सारा होना चाहिए ना,
आपको क्वालिटी मिलनी चाहिए, अच्छी खासी अमाउंट के अंदर आपका चैप्टर भी कवर होना चाहिए, ठीक है। और जो एनसीईआरटी में सवाल पूछे जा रहे हैं वो सारे के सारे आपके क्लियर हो जाने चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत पेशेंस के साथ में इस क्लास को अटेंड किया। मैं चाहता हूँ आप जितने भी याद करने वाली चीज़ें हैं इस लेक्चर की वो सारी की सारी याद कर लें। अगला लेक्चर हमारा जब भी आए उससे पहले हमारी पूरी जो पिछली चीज़ें हैं उनके ऊपर कमांड हो जानी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे हम लेक्चर में आगे बढ़ेंगे वो जो टर्म्स पीछे आई हैं उन टर्म्स का हम फ्रिक्वेंटली यूज़ करेंगे। तो अगर आप उन टर्म से वेल वर्स्ड या अच्छे से वो आपको याद नहीं है तो आगे के लेक्चर सुनने में दिक्कत आपको आ सकती है, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।